प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। भूमि के कणों को अपने स्थान से काटने या अनंतर बहा देने से भूमि क्षरण, जिसको भूमि क्षरण कहते हैं, ये दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक एवं त्वरित। भूक्षरण की क्रिया पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ प्रारंभ हो गई है। आपने भूति भूगोल में पढ़ा होगा कि हम दो प्रकार के बल पढ़ते हैं, एक अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल निर्माण करता है और प्राकृतिक बल, बाह्यजात बल, हमारे असमानताओं को दूर करता है। तो अपक्षय या इरोजन उसी का ही एक विस्तृत रूप है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटा, जिससे प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ने लगा। परिणाम स्वरूप त्वरित भूमि क्षरण होने लगा। अनेक स्थानों पर जिस उपजाऊ मूल्यवान मृदा का निर्माण करने में प्रकृति ने हजारों वर्ष लगाए, प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ जाने से कुछ ही वर्षों में ऐसी भूमि नष्ट हो गई। भूमि क्षरण के दो प्रमुख कारण हैं, जल एवं वायु। जल द्वारा क्षरण देश के प्राय सभी भागों में होता है, जबकि वायु द्वारा भूक्षरण मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु द्वारा होता है। जल द्वारा भूक्षरण से उत्पन्न हानि का अनुमान लगाने के लिए एक विश्वव्यापी सॉइल लॉस इक्वेशन विकसित की गई। इसको मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो हम इसका जो शाब्दिकरण है या वर्गीकरण है वो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ए बराबर आर के एल एस सी पी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। ए बराबर आर के एल एस सी पी। यहाँ ए का अर्थ है भूमि की औसत वार्षिक अनुमानित हानि। इसे हम टन प्रति एकड़ में निकाल सकते हैं। दूसरा है आर। आर का अर्थ हम इसको ऐसे समझें, रेन फॉल एंड रन ऑफ फैक्टर, यानी कि वर्षा एवं वर्षा संबंधी कारक। के का अर्थ होगा सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर, यानी कि मृदा क्षरणात्मक कारक। एल ढाल की लंबाई, द स्लोप लेंथ फैक्टर। एस स्लोप से है, मृदा ढलान से है, द स्लोप ग्रेडियंट और स्टीपनेस फैक्टर ये। और यहाँ पी का जो अर्थ, सी का अर्थ है मृदा आवरण एवं प्रबंधन, सॉइल कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर। और पी का अर्थ है इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिस। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक वर्ष देश में लगभग 60 लाख टन नाइट्रोजन, 60 लाख टन फास्फोरस और 100 लाख टन पोटासियम तथा 100 लाख टन कैल्शियम तत्वों की हानि होती है इस भूक्षरण के कारण से, मृदा क्षरण के कारण से। इस हानि का यदि हम मूल्य लगाएं तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होता है। ये जो भूक्षरण है ये जल के द्वारा होता है। ऐसा ही एक शाब्दिकरण या सूत्र हम वायु भूक्षरण के द्वारा भी निकाल सकते हैं। इसको मैं ऐसे समझें, ई बराबर आई आर के एफ सी डब्ल्यू
DB। पुनः सुने, E बराबर IRKFCWDB। यहाँ E का अर्थ है वायु क्षरण से मृदा हानि, सॉइल लॉस फॉर विंड इरोजन। I का अर्थ है सॉइल कोलाइडनेस फैक्टर, यानी कि मृदा में ढीलापन, ढीला युक्त मिट्टी, ढीला जो बन जाती है एक संगठित होकर। R मृदा सतह आवरण, सरफेस कवर फैक्टर। K का अर्थ है सतह का रूखापन, रफनेस क्या है उसकी। F सॉइल का टेक्सचर क्या है, गठनात्मक कारक क्या है। C स्थानीय वायु। W खेत की चौड़ाई, फील्ड विड्थ फैक्टर। D वायु की दिशा, विंड डायरेक्शन फैक्टर। और B है वायु रोधी कारक, विंड बैरियर फैक्टर। तो ये दो फैक्टर्स के विषय में, दो कारकों के विषय में हमने चर्चा कर रहे हैं। इसमें जल और वायु के द्वारा मृदा क्षरण के विषय में, किस प्रकार से मृदा क्षरण होता है। अब इस मृदा क्षरण को हम कैसे कंजर्वेट करें, कैसे इसको संरक्षित करें, जिससे क्या है कि उसकी हानि से बचा जा सके। यदि हम इस क्षरण को नहीं रोकेंगे तो भूमि वीरान हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, आबादी के अयोग्य हो जाएगी, जिससे भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि में रुकावट होगी। और इसे हमें प्राथमिकता के आधार पर संरक्षित करना चाहिए। भूमि का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि भूमि एवं जल की हानि कम से कम हो। और भूमि एवं जल दोनों को हानि से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसा भूमि कार्य करना चाहिए जिससे भूमि में अधिक से अधिक जल संग्रहित हो तथा भूमि सतह पर कम से कम अपवाह के रूप में बहे, क्योंकि अपवाह ही सर्वाधिक हानिकारक होती है। भूमि में अधिक जल संग्रहित रहने से नदियों में पानी वर्षा के बाद बहुत समय तक बहता है, सिंचाई एवं पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है तथा बाढ़ की संभावना भी कम हो जाती है। जो पानी बह गया वो उस क्षेत्र के लिए कोई उपयोगी नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें जल को संचित करना चाहिए। जल संचित होगा तो मृदा क्षरण भी कम होगा। इससे मानव व पशुओं की बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को भी हम लोग सहन कर पाएंगे। अतः भूमि एवं जल संरक्षण के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस हेतु भूमि एवं जल की क्षमता के अनुसार फसल प्रबंधन किया जाए, एग्रोनॉमिक एंड इंजीनियरिंग उपाय अपनाया जाए और भूमि का उपयोग इस गुणों को ध्यान रखकर वैज्ञानिक विधि से करना चाहिए। भूमि का उपयोग मुख्यतः भूमि के गुण एवं जलवायु पर निर्भर करता है। भूमि के उपयोग में कृषि, वन, चारागाह इत्यादि प्रमुख हैं। भूमि का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उपयोग के फलस्वरूप भूमि का उत्पादकता एवं अन्य गुणों में ह्रास नहीं हो। उत्पादन की क्षमता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण सर्वप्रथम USA में प्रारंभ हुआ। इस आधार पर धीरे धीरे अन्य देशों में भी इस प्रकार का वर्गीकरण अपनाया जाने लगा। भारत में भी उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण भू सर्वेक्षण के पश्चात किया जाने लगा, जो संतुलित भूमि उपयोग निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय मृदा संरक्षण एवं संरक्षण के विषय में था कि क्यों मृदा संरक्षण किसी क्षेत्र, देश के लिए आवश्यक है, उससे कितनी हानि हो सकती है। यदि हम उसको संरक्षित करेंगे तो हम एक प्राकृतिक संतुलन को बना सकते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, जिससे सामाजिक वातावरण भी सौहार्दपूर्ण बन सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।